प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करने वाले हैं, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें दो तीन शब्दों को ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद था, भारत मंत्री का पद था। तो उस समय भारत सचिव ये जॉन मार्ले ऐसे भी उनका नाम लिखा जा सकता है। तो जॉन मार्ले सचिव थे और भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। तो चूंकि गवर्नर जनरल यानी वायसराय और साथ में भारत सचिव, इनके कार्यकाल में, इनके समय में यह अधिनियम आया था, इसलिए भारत परिषद अधिनियम का एक नाम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सुधार शब्द है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से तो सुधार ही था, उन्होंने परिषद में सुधार किया, लेकिन वो वास्तव में सुधार नहीं थे, बल्कि सुधार के विपरीत चीजों को खराब करने का प्रयास। फिलहाल उसका नाम सुधार ही है, सुधार के नाम से उसे जाना जाता है। हर बार की तरह इस अधिनियम का भी पहले हम उद्देश्य जानेंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो बात करते हैं हम लोग इस अधिनियम के उद्देश्य पर। थोड़ा सा 1909 के आसपास की परिस्थितियों पर गौर कर लें। 1892 में जो परिषद अधिनियम आया, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम 1892 में जो परिषद अधिनियम आया है उस अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ये सुधार लाए। तो ब्रिटेन की तरफ से 1892 के परिषद अधिनियम के दोषों को दूर करना, ये इसका उद्देश्य था। ये बात ब्रिटिश सरकार ने कही कि इस सुधार को लाने का उद्देश्य क्या था, लेकिन वास्तविक जो उद्देश्य थे हम उसे भी जाने कि वास्तविक उद्देश्य क्या था। कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ गई थी। उसके अलावा क्रांति के तरीके से उग्रवाद और हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को हटा देने का प्रयास भी भारतीयों द्वारा शुरू हो गया था। तो उसका अगला कोशिश कि उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, ये इसका उद्देश्य में क्या निकला कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने की कोशिश थी, कि उग्रवाद को, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोका जाए।
ऐसा प्रयास किया गया। राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। इसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना, इस अधिनियम का उद्देश्य कि राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर दिया जाए, उग्रवाद को नष्ट कर दिया जाए, क्रांतिकारी भावना को नष्ट कर दिया जाए। ये सब उद्देश्य लेकर के ये अधिनियम 1909 में आया। इस अधिनियम के बारे में एक और बात जानना जरूरी है कि ये एक सर अरुणडेल उनकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया था। तो एक चीज और इसमें जानेंगे, सर अरुणडेल समिति की सिफारिश के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार लाए गए, के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार लाए गए। तो यह सर अरुणडेल समिति की सिफारिश के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार भारत में ले आए गए। अब उद्देश्य जानने के बाद और ये जानने के बाद हम लोग ये देखें कि आखिर इस सुधार तथा कथित सुधार में प्रावधान क्या थे, कौन से प्रावधान इसमें लाए गए थे। तो सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं केंद्रीय विधान परिषद की। केंद्रीय विधान परिषद जो 1892 में आपने देखा था, जिसमें सदस्यों की संख्या 16 बढ़ाई गई थी। अब उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 की गई। अब यहां से क्या हुआ केंद्रीय विधान परिषद में, तो सदस्य संख्या 60 बढ़ाई गई। सदस्य संख्या 60 बढ़ाई गई। तो इस प्रकार कुल सदस्य इसमें हुए, कुल सदस्य अब 69 हो गए, यानी कुल सदस्य 69 कुल सदस्यों की संख्या 69 हुई। 69 में से 37 शासकीय और 32, आप इसको दो भाग में बांट लें तो 37 पद ये शासकीय थे। शासकीय लोग 37 की संख्या में थे, तो शासकीय सदस्य 37 ये हो गए आपके शासकीय सदस्य, और 32 गैर शासकीय सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए। आपने देखा केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर सदस्यों की संख्या में 60 की वृद्धि की गई। कुल सदस्य संख्या 69 हुए, जिसमें से 37 शासकीय सदस्य थे और 32 गैर शासकीय सदस्य थे। शासकीय सदस्यों में से 9 सदस्य जो है वो पदेन थे, यानी इसी में 9 सदस्य पदेन प्रकार के थे। बाकी इसमें गैर शासकीय सदस्य, इसमें कोई इस तरह का नहीं। इस प्रकार जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यों की व्यवस्था ऐसे हुई। उसी तरह आगे बात करें प्रांतीय व्यवस्थापिका या परिषद। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका या परिषद में क्या हुआ, प्रांतों में भी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। बंबई, मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश, यानी मुंबई, बंगाल, मद्रास
उत्तर प्रदेश, इन सब में सदस्य संख्या 50 कर दिया गया, यानी सब में सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रांतों में जो प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या थी वो 50 हो गई। वहीं छोटे प्रांतों के लिए इसे, यानी छोटे प्रांतों में सदस्य संख्या ये हो गई 30। तो बड़े प्रांतों में 50 और छोटे प्रांतों में 30 की सदस्य संख्या स्थापित कर दी गई। तो हमने देखा कि व्यवस्थापिका, चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, चाहे वो राज्यों की व्यवस्थापिका, सब में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। साथ ही गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी ठीक ठाक वृद्धि हुई। इसके अलावा हम देख लें कि ये जो सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतों की व्यवस्थापिका में आए वो कई तरह के आए। तो व्यवस्थापिका में 4 प्रकार के सदस्य आए। व्यवस्थापिका या परिषद के अंदर, यानी व्यवस्थापिका परिषद में सदस्यों के प्रकार, कह लीजिए सदस्यों के प्रकार, ये 4 प्रकार के सदस्य आए। पहले पदेन सदस्य, आपने अभी देखा था कि 9 सदस्य पदेन थे, तो पदेन सदस्य आए। दूसरे गैर सरकारी सदस्य आए, सरकारी सदस्य आए। तो दूसरे मनोनीत सरकारी अधिकारी, दूसरे प्रकार के जो थे वो मनोनीत सरकारी अधिकारी, ये दूसरे प्रकार के सदस्य आए। तीसरे प्रकार के जो सदस्य थे वो मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, ये भी मनोनीत लेकिन गैर सरकारी सदस्य। और चौथे जो थे ये निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य। तो आपने देखा कि व्यवस्थापिका के अंदर, परिषद के अंदर 4 प्रकार के सदस्य आए। एक पदेन सदस्य, दूसरे मनोनीत सरकारी अधिकारी आए और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य भी आए, निर्वाचित सदस्य भी आए। 4 प्रकार के सदस्य आए। बल्कि यहाँ ये जान लेने की जरूरत है कि जो पदेन सदस्य हैं वो किस प्रकार के सदस्य हैं। तो इसमें गवर्नर जो थे, गवर्नर की परिषद के सदस्य, यानी गवर्नर की परिषद से, तथा राज्यों के भी, राज्यों की परिषद से, यानी इस तरह से प्रांतों के गवर्नर और केंद्रीय गवर्नर, इन दोनों की परिषद में से कुछ सदस्यों को पदेन सदस्य स्थापित किया गया, 9 सदस्य। तो पदेन में से एक तय किया गया कि यहां से पदेन लोग आएंगे, यानी ये लोग पदेन रहेंगे। बाकी मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी और अंत में निर्वाचित सदस्य इसमें आए। इसके अलावा इस अधिनियम में और कौन से प्रावधान किए गए? तो इस अधिनियम का जो सबसे खतरनाक प्रावधान था वो प्रावधान, अब जान लें कि वो प्रादेशिक चुनाव में, वो प्रावधान था प्रादेशिक चुनाव में व्यवस्था किया गया। क्या? तो व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाया गया। व्यावसायिक व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये खतरनाक चीज लाई गई। यानी एक व्यावसायिक
व्यावसायिक लोग कौन, यानी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स से, और कम्युनल, कम्युनल दो तरह से, यानी व्यावसायिक तरफ से और सांप्रदायिक तरफ से, दो प्रकार से, दो तरह के प्रतिनिधित्व नए बनाए गए। इसमें क्या था, तो इसको आगे देखते हैं हम लोग अगले पेज पर, कि व्यावसायिक तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक में क्या व्यवस्था किया गया, तो सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र, इसमें मुस्लिम या मुसलमान प्रत्याशी होगा, मुसलमान मतदाता होगा, यानी ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जिसमें प्रत्याशी भी मुस्लिम केवल होगा और मतदाता भी मुस्लिम होगा। इस प्रकार निर्वाचक मंडल जो इसके तरह से बनाए गए वो भयानक सांप्रदायिक हुए। इसमें तीन तरह के निर्वाचक मंडल बने, तीन प्रकार के निर्वाचक मंडल, तीन प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए। ये तीन प्रकार के निर्वाचक मंडल कौन से, एक साधारण निर्वाचक मंडल, दूसरा वर्ग विशेष, यही वो समस्या थी, वर्ग विशेष के लिए यानी सांप्रदायिक तरीके का, और तीसरा जो है केवल विशेष। तो तीन प्रकार के निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें से वर्ग विशेष के आधार पर जो निर्वाचक मंडल बनाया गया, ये सांप्रदायिक आधार पर इसे बनाया गया कि मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी को वोट करेगा। इस प्रकार मुस्लिम समाज के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था, यानी इस प्रकार आपने देखा, इस प्रकार मुसलमानों के लिए पृथक से, अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचन मंडल, साथ साथ पृथक निर्वाचन मंडल, ये व्यवस्था बनाई गई, जिसका दुष्परिणाम हुआ, दुष्परिणाम क्या हुआ, दुष्परिणाम भयानक सांप्रदायिकता, भयानक सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। भयानक स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर सांप्रदायिकता का इसी से जन्म हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता, जो राष्ट्रीय एकता थी, वो तोड़ दी गई। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो, इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। इस प्रकार भारत में हमेशा के लिए एक ऐसे जहर को बोया गया जो भयानक परिणाम लेकर के आने वाला था। और इसके बारे में एक लाइन है कि मार्ले ने मिंटो को लिखा, मार्ले ने मिंटो को लिखा भी था,
हम नाग के दांत बो रहे हैं। ये लाइन याद रखें कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। फल विनाशकारी होगा, फल विनाशकारी या भीषण होगा। ये मार्ले ने मिंटो को, मार्ले कौन? भारत सचिव। मिंटो कौन? गवर्नर जनरल, वायसराय। तो मार्ले ने, भारत सचिव ने वायसराय को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, फल भीषण होने वाला है, भयानक होने वाला है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रावधान हुए वो क्या कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में या यूं कह लें प्रांतीय में भी, दोनों में केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद में या व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि हुई, या यूं कह लें कि परिषद की, विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि हुई। परिषद में शक्ति की या शक्ति में वृद्धि। आप कहना है कि परिषद की, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, यही परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई। क्या वृद्धि की गई? ये वृद्धि कुछ जान लें कि बजट की विवेचना करना, यानी बजट पर बात कर सकते थे, बजट पर बात कर सकते थे। एक सुधार, लोकहित के विषय पर चर्चा कर सकते थे, लोकहित के विषय पर चर्चा की जा सकती थी। दूसरा कार्य, दूसरा जो पॉजिटिव बात थी, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूछे जा सकते थे। एक अगला सुधार, परंतु मत देने का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं था। परंतु बजट पर मत देने का अधिकार ये परिषद को नहीं मिला था। तो आपने देखा कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की शक्ति में तो वृद्धि हुई है। बजट की बात कर सकते थे, लोकहित का, लोगों की, जनता के हित का कोई विषय है तो उस पर चर्चा कर सकते थे। अब अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। इसके पहले 1892 के परिषद अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। लेकिन पहले की तरह अब भी बजट पर मतदान की व्यवस्था नहीं थी। इसके प्रभाव क्या हुए? इसके प्रभाव हुए तो इसके प्रभाव पर थोड़ी सी बात करें हम लोग कि कुल मिला जुला के इस अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ। तो कुछ सकारात्मक और भयानक रूप से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। सकारात्मक को जान लें कि प्रशासन और विधि में, प्रशासन के क्षेत्र में और विधि निर्माण के क्षेत्र में, विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को सम्मिलित किया गया। ये एक सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। साथ ही एक और इसमें उल्लेखनीय बात क्या हुई कि भारत सचिव की परिषद में, यानी भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को पहली बार सम्मिलित किया गया। तो सर्वप्रथम भारत परिषद
तथा वायसराय की कार्यकारिणी दोनों में। तो पहले भारत परिषद की बात कर लें। सर्वप्रथम भारत परिषद में भारत परिषद कहां, अगले पेज पर बात करते हैं। भारत परिषद में यानी इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय सदस्य सम्मिलित किए गए, उनके नाम हमें जानना जरूरी है। 2 भारतीय में एक केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी, उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 सदस्य, पहली बार 2 भारतीय सदस्य, इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इसी के साथ साथ भारत में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो थी या कार्यकारिणी जो थी में एक सदस्य भी कैसे भारतीय को शामिल किया गया, और ये थे एसपी सिन्हा, प्रथम भारतीय सदस्य जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए। उनका नाम था एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा साहब ये जो है इसमें सम्मिलित हुए। इस तरह से इन्हें विधिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये विधिक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने में सफल हुए। इस तरह से जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई, बाद में आपको लॉर्ड की उपाधि भी मिली थी। किसको? एसपी सिन्हा को बाद में लॉर्ड की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। वे ऐसे पहले भारतीय थे। तो हमने देखा कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे और नकारात्मक प्रभाव मतलब देश की एकता, अखंडता को नष्ट कर दिया गया। ये बात बिल्कुल से स्पष्ट कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने भारत में राष्ट्रीयता को, भारत में राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल दिया। हमेशा के लिए एकता की जो भावनाएं थी वो कमजोर हो गई। सांप्रदायिकता ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब हम इस अधिनियम की थोड़ी 2 शब्दों में समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। थोड़े में 2 शब्दों में, बहुत थोड़े में समीक्षा करने की कोशिश किया जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या हुआ बस ये जानना है। तो ये हुआ कि नरमपंथी लोगों को, यानी नरमपंथियों की एकता को तोड़ दिया गया। नरमपंथियों को भ्रमित किया गया, यानी उनकी मांग थी नरमपंथियों की कि हमें
अधिक अधिकार दिए जाएं। कुछ अधिकार तो बढ़ा दिए गए, परंतु उन अधिकारों के साथ एक ऐसे कांटे को चुभो करके दे दिया गया। परिषद में भागीदारी की जो बढ़ोतरी हुई, उसके कई गुने नुकसान भी प्राप्त हुए। तो इन सुविधाओं को देकर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, वो अपने आप में इस संपूर्ण सुधार को एक सिरे से नष्ट कर देती है। उसके अलावा कुछ बातें जैसे संसदीय व्यवस्था का परिचय हुआ, यानी भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, संसदीय संस्थाओं का जन्म हुआ, और कह सकते हैं कि संसदीय संस्थाओं का जन्म हुआ, यानी नई नई संस्थाएं जो आगे चलकर प्रजातंत्र में, देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, उनका जन्म हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये भी इस अधिनियम की अच्छी देन रही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि, इस प्रकार हम देखेंगे कि यहां पर जो उदार निरंकुशता हम लोग बात किए थे कि उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति, ये जो दो तरीके से ब्रिटेन ने भारत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया, आप इसको देखेंगे कि यह इसका चरम था। यह इसकी चरम परिणत हुई कि उदार निरंकुशता। तो उदार निरंकुशता कैसे और सहयोग की नीति कैसे? तो निरंकुशता में आपने देखा कि निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली का आना, सहयोग की नीति मतलब व्यवस्थापिका को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास। इस तरह से कुछ दिया, बहुत कुछ ले लिया, इस नीति पर आगे चला गया। अंत में हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम में पूरी तौर पर एक थोड़े में ये जान लिया जाए कि इस अधिनियम को कैसे आगे बढ़ाया गया और इसके क्या लाभ रहे। संपूर्ण बातों को थोड़े में सरसरी तौर पर समराइज कर लिया जाए तो आप जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए क्योंकि जॉन मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो, लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो 1892 में सरकार ने दावा किया, ब्रिटेन ने दावा किया कि 1892 में जो सुधार हुए, वो सुधार में जो कमियां थी, दोष थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है इस 1909 के अधिनियम से। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है कि उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो भारत में तेजी से बढ़ रहे थे, जो 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में शुरू हो गए थे, उनको रोकने की ये कोशिश की गई। राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने की कोशिश, इन सब कारणों से इस अधिनियम को लाया गया। तो इसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार था। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक सूचना यहाँ जरूरी है कि सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर, इनके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था।
इसके प्रावधान पर बात करेंगे तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, 60 वृद्धि की गई, बढ़ोतरी 60 ही हुई, कुल सदस्य 69 हो गए। उसमें से दो प्रकार के सदस्य, शासकीय सदस्य और गैर शासकीय सदस्य। शासकीय सदस्यों की संख्या 37 और गैर शासकीय सदस्यों की संख्या 32 निर्धारित हुई। शासकीय सदस्यों में 9 सदस्य पदेन प्रकार के थे। हम देखेंगे कि आखिर उस समय परिषद में अन्य व्यवस्थाएं जैसे प्रांतों की, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद में क्या हुआ, इसमें भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जैसे मुंबई, बंगाल, मद्रास और उत्तर प्रदेश, ये बड़े प्रांत थे। बड़े प्रांतों में सदस्य संख्या 50 कर दी गई, छोटे प्रांतों में सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। इस तरह से सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। अब देखेंगे कि व्यवस्थापिका परिषद में सदस्य 4 प्रकार के देखने को मिले, यानी जो व्यवस्थापिका तैयार हुई उसमें 4 तरह के सदस्य हुए। एक सदस्य जो पदेन थे, पदेन में केंद्र में गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य और प्रांतों में गवर्नर की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य, वो पदेन सदस्य माने गए। मनोनीत सरकारी अधिकारी और मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी, ये 2 प्रकार के, और अंत में निर्वाचित सदस्य भी। इस प्रकार व्यवस्थापिका में 4 प्रकार के सदस्य सम्मिलित किए गए। अगला प्रावधान क्या था कि प्रादेशिक चुनाव में बहुत बड़ा खेल हुआ। प्रादेशिक चुनावों में व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रारंभ की गई। व्यावसायिक मतलब कि जो प्रोफेशनल्स होंगे, विभिन्न पेशे व्यवसाय में लगे होंगे वो, और कम्युनल सांप्रदायिक, इसका सबसे विभत्स रूप था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशी होते थे और मुस्लिम मतदाता होते थे। अब कल्पना करें कि प्रत्याशी भी मुस्लिम, मतदाता भी मुस्लिम, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए, जिसमें साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष और विशेष। यही वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल ऐसा था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, पृथक निर्वाचक मंडल मिला, इसने भयानक दुष्परिणाम प्रस्तुत किए, भयानक सांप्रदायिकता का जन्म हो गया। इसी को कहते हैं फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो। इसके बाद ऐसी भयानक त्रासदी होने को थी, इसका आभास ब्रिटेन को था। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपने गवर्नर जनरल मिंटो को लिखा भी कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल विनाशकारी होगा, भीषण होगा। जैसा कि बाद में सांप्रदायिकता ने ऐसा सिर उठाया कि 1947 में आजादी के साथ साथ भारत में सांप्रदायिक विभाजन भी हो गए। इसके अलावा केंद्रीय प्रांतीय परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई, जैसा कि 1892 में किया गया था, अब एक बार फिर किया जा रहा है। शक्ति में वृद्धि क्या की गई? बजट पर विवेचना करने, बजट पर बात करने का अधिकार दिया गया। लोकहित का कोई विषय है उस पर चर्चा कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। पिछले अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते थे, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। बजट पर मत देने का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं था, यानी मतदान की व्यवस्था अभी भी मिली नहीं थी। इस तरह से देखा जाए तो 1909 के इस अधिनियम के क्या क्या प्रभाव हुए, थोड़ा सा इसका आकलन करेंगे तो प्रशासन और विधि निर्माण में आप देखेंगे भारतीयों को सम्मिलित किया गया, भारतीय उसमें शामिल हुए। सबसे पहले जो इंग्लैंड में भारत परिषद थी, उसमें 2 सदस्यों को, 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया।
एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दो सदस्य जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में सदस्य बने। उसी तरह भारत में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, उसमें भी एक सदस्य को सम्मिलित कर पाने में सफलता प्राप्त किया भारतीयों ने, और इस तरह से वो पहले भारतीय सदस्य हुए एसपी सिन्हा साहब, जो विधिक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए। बाद में एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। इस प्रकार देश की एकता, अखंडता, इन सबको नष्ट किया गया। ये भी इसका एक प्रभाव था, ये भयानक प्रभाव था, दुष्प्रभाव था। अगर इसको थोड़े में हम इसकी समीक्षा करें, थोड़े में इसको जानना चाहें, तो ये कि नरमपंथियों की एकता को तोड़ दिया गया। नरमपंथी कंफ्यूज हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर इस सुधार के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, इस सुधार के साथ वो कैसे आगे बढ़े। उसी तरह कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि संसदीय व्यवस्था का परिचय हुआ, संसदीय संस्थाओं का जन्म हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली विकसित हुई, व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि हुई। इसके पहले जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कि इंग्लैंड का जो व्यवहार था वो छिपा हुआ था, जिसको उदार निरंकुशता कहते हैं, और सहयोग की नीति। तो इस अधिनियम के अंदर इस उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति